बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और आज एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम इसका डिस्कस करेंगे। थ्योरम है कि इससे पहले जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में थ्योरम डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिंगल पार्टिकल और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सेट ऑफ पार्टिकल। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिंगल रिजिड बॉडी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम अबाउट अ सेट ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का बिहेवियर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हमारे सामने है, a rigid body subject to workless constraints is in equilibrium if and only if zero virtual work is done by the applied forces and applied torques in any arbitrary infinitesimal displacement consistent with the constraints। तो इसकी जो स्टेटमेंट है ये ऑलमोस्ट पिछले 2 थ्योरम्स की बिल्कुल मिलती जुलती है। इसके ऊपर हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है तो आप पिछले 2 लेक्चर्स अगर अभी आप नहीं देखे हुए तो उनको देख लीजिएगा, आपको उसमें बड़ी आसानी से इसकी जो स्टेटमेंट है समझ आ जाएगी। हमने यहाँ पे प्रूव ये करना है कि अगर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, पहले हमने ये साबित करना है अगर रिजिड बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो हम प्रूव करेंगे कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस एंड अप्लाइड टॉर्क्स दिस विल बी इक्वल टू 0। और दूसरी दफा हमने इफ एंड ओनली की कंडीशन है तो फिर दूसरी बार हम ये कॉन्वर्स में सपोज करेंगे कि इफ वर्चुअल वर्क इज 0 देन द अप्लाइड फोर्सेस एंड टॉर्क्स दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, या दूसरे लफ्जों में रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, यहाँ पे एक चीज याद रखें, हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 2 में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिफाइन किया था और उसको अंडरस्टैंड किया था कि एक अगर सिस्टम हो, ठीक है जी, और उसके ऊपर बेशुमार फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हो तो इन फोर्सेस को हम यानी F1, F2, F3 सो ऑन अप टू Fn हो तो इन सारी फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स F के जरिए और एक कपल के जरिए क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी बहुत सारी फोर्सेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, दैट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल फोर्स एंड अ सिंगल कपल। इस कपल को हम टार्क भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था और ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में ही लिखते हैं, वी नो दैट a system of forces acting on a rigid body, a system of forces acting on a rigid body can be reduced into a single force, जो कि इनका रिजल्टेंट होता है सारी फोर्सेस का, into a single force, इसको हम क्या देते हैं R। और ये किसी भी जगह हो सकती है, ये नहीं है किसी खास महसूस पॉइंट पे, at any arbitrary point along with a couple उसको हम G से डिनोट कर देते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितनी भी फोर्सेस हैं एक सिस्टम के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दिस मीन्स हम पे लिख रहे थे देयरफॉर
इस एक सिस्टम के ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सारी अप्लाइड फोर्सेस FA, सारी अप्लाइड फोर्सेस प्लस सारी कंस्ट्रेंट फोर्सेस, इन सब को अगर हम प्लस कर दें तो इन सारी फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स F में रिड्यूस किया जा सकता है। ये हमने यहाँ पे लिखना था, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर FA क्या है, टोटल applied forces, total applied forces and FC ये होगा हमारे पास sum of forces of, जी हाँ बिल्कुल सही, constraints। इसके बारे में डिटेल से हम बात कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, तो इसलिए इसको दोबारा बार बार लिखने की, ये कंस्ट्रेंट क्या है और ये हमने क्या लिख दिया है, उसके ऊपर दोबारा बार बार इसको डिस्कस करना, रिपीट करना मुनासिब नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसको अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे पिछले 2-3 लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह ये तो हो गया हमारे पास कि ये काफ़ी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही थी एक रिजिड बॉडी के ऊपर। उसके अंदर हमारे पास अप्लाइड फोर्सेस भी थी, कंस्ट्रेंट फोर्सेस भी। उन सारी फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया हमने एक सिंगल फोर्स में, जो कि है F। सिमिलरली और क्या होता है कि इस बॉडी के ऊपर जितने हमारे पास अप्लाइड टॉर्क्स थे प्लस सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स वो थे, उन सबको भी हमने प्लस किया और उनको एक सिंगल टॉर्क में हमने रिड्यूस कर दिया, जिसको हम डिनोट कर देते हैं G से। ठीक हो गया जी। इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे हम वजाहत कर देते हैं वेयर GA ये किसके बराबर है, दिस इज सम ऑफ अप्लाइड टॉर्क्स या अप्लाइड कपल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड थ्योरम में टार्क का यूज हुआ है तो हम इसको टार्क लिख रहे हैं, अदरवाइज दोनों में कोई फर्क कोई नहीं है। और दूसरा क्या है GC, दिस इज सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी के ऊपर, उनको हमने इस एक सिंगल फोर्स F और इस सिंगल टार्क G में रिड्यूस कर दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है और इसका वर्चुअल वर्क जो है वो 0 के बराबर आएगा, वो हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं, सपोज दैट the rigid body is in इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी फोर्स, कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है उनको सम करें तो उनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखें सारी अप्लाइड फोर्सेस और सारी कंस्ट्रेंट फोर्सेस को जब सम करके एक सिंगल फोर्स में हमने रिड्यूस किया F में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो F है दैट इज इक्वल टू 0। Therefore
देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एफ क्या होगा, सिग्मा एफ दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड जो इसका टार्क होगा वो भी 0 के बराबर, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। ये हमने प्रूव करना ये यानी बाय डेफिनेशन ये होना लाजमी है। अगर बॉडी रिजिड है और इक्विलिब्रियम में है तो फिर सारे फोर्सेस का सम और सारे टार्क का सम वो 0 के बराबर होगा। ठीक है जी। अब हमने क्या प्रूव करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द virtual work इनका done by the applied force and the applied torque is 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो ज़ाहिर है वर्चुअल वर्क उस वक्त हम कैलकुलेट कर सकेंगे जब बॉडी के अंदर कोई ना कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आए। ठीक है जी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लेट डेल्टा आर एंड डेल्टा थीटा, ये दो क्या चीजें हैं, बी एन infinitesimal displacement एंड ये तो हो गया डेल्टा आर इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा थीटा क्या होगा, इनफाइनाइट भी पढ़ते हैं इसको, इन्फिनिटेसिमल रोटेशन, ये एंगल बन रहा है, रोटेशन है। ठीक है जी। इन्फिनिटेसिमल डिप्रेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है जी। देयरफॉर बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट of equation number 1 with delta r and equation number 2 with delta theta, तो क्या आ जाएगा, we get क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है f। तो इक्वेशन नंबर 3, सॉरी यहाँ पे हमने गलती की, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 लिखा और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिखा। अब इक्वेशन नंबर 3 f है, इसको डॉट प्रोडक्ट लिया डेल्टा आर के साथ, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी हमने डेल्टा आर के साथ डॉट प्रोडक्ट ली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एफ डॉट डेल्टा आर दिस इज इक्वल टू 0, और इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5 कह दें आप। ठीक है जी। आगे क्या देगा, एंड अब क्या है, डेल्टा थीटा को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये जी इसकी डॉट प्रोडक्ट डेल्टा थीटा के साथ, और राइट साइड पर भी आएगा 0 की डॉट प्रोडक्ट डेल्टा थीटा के साथ। सो दिस इंप्लाइज जी डॉट, ये तो 0 हो जाएगा, जी डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0, और इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। राइट। अब आप इक्वेशन नंबर 5 और 6 को
प्लस कर दें। नाउ इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6, दिस विल गिव अस f डॉट डेल्टा r प्लस g डॉट डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब f को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, f को लिख सकते हैं हम fa प्लस fc। तो हमने लिखा दिस इंप्लाइज f की जगह आ गया fa प्लस fc, क्योंकि ये f जो है दिस इज दी एक्चुअली रिजल्टेंट या रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑल दीज अप्लाइड एंड कंस्ट्रेंट फोर्सेस। तो f की जगह तो आ गया fa प्लस fc डॉट डेल्टा r प्लस g की जगह आ जाएगा फिर ga प्लस gc, और ये जगह डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दें बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये हमारे पास आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दें इनको, दिस इंप्लाइज पहले fa की डॉट प्रोडक्ट fa डॉट डेल्टा r प्लस fc डॉट डेल्टा r प्लस अब इसी तरह इनकी अलग अलग डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा ga डॉट डेल्टा थीटा प्लस gc डॉट डेल्टा थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या देते हैं, हम इक्वेशन नंबर 7। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 7 में आप देखें, ये हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रेंट फोर्स है, और ये क्या है हमारे पास, एक कंस्ट्रेंट टार्क है। ठीक है जी। तो यहां से फिर हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ये दोनों 0 हो जाएंगे। क्यों 0 होंगे, बिकॉज आप स्टेटमेंट में देखें हमारे पास दिया हुआ है a rigid body subject to workless constraints। तो जो भी वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो फोर्स की शक्ल में हो या टार्क की शक्ल में हो, वो वर्कलेस हैं, वो वर्चुअल वर्क में उसके कोई अमल दखल नहीं। दूसरे लफ्जों में इनका इफेक्ट 0 है, दूसरे लफ्जों में इनका इफेक्ट 0 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 7 फ्रॉम अबव इक्वेशन fc dot delta r, this is equal to 0, and gc dot delta theta, this is also equal to 0, because the constraints are वर्कलेस, और जब कंस्ट्रेंट्स वर्कलेस हो जाएंगी, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 7 बिकम्स, तो ये इक्वेशन नंबर 7 क्या बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 7 में ऊपर क्या रह जाएगा, fa डॉट डेल्टा r प्लस, और इधर से आएगा ga डॉट डेल्टा थीटा, सिर्फ ये हमारे पास बच जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यानी ये fa डॉट डेल्टा r क्या हो गया, अप्लाइड फोर्सेस का वर्चुअल वर्क प्लस अप्लाइड टॉर्क का वर्चुअल वर्क, इन दोनों को प्लस किया तो इट इज इक्वल टू 0 के बराबर है, विच शोज दैट the virtual work done by the applied force and the applied torques is 0। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो यही हमने प्रूव करना था।
अब हमने चूंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो इसको हमने ऐसा कॉन्वर्स में प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्वर्सली। अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करेंगे कि ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, यानी वर्चुअल वर्क डन जो है वो 0 के बराबर है और हमने प्रूव करना है कि रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहेंगे नाउ वी सपोज दैट द वर्चुअल वर्क done by the applied forces and applied torques is 0। that is, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर क्या होगा, ये अगर 0 है तो फिर क्या होता है जी, इसका मतलब ये होता है कि एफ ए डॉट डेल्टा आर यानी वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस दिस इज इक्वल टू 0 एंड जी ए डॉट डेल्टा आर यानी सारे टास्क अप्लाइड टास्क उनका वर्क डन दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। और अगर इन दोनों को प्लस कर दें दिस इंप्लाइज एफ ए डॉट डेल्टा आर और प्लस जी ए डॉट डेल्टा आर दिस इज सॉरी डेल्टा आर नहीं, ये डेल्टा थीटा है क्योंकि टॉर्क है ना जी, तो टॉर्क तो एंगुलर रोटेशन के साथ डील करता है डेल्टा थीटा, यहां भी थीटा होगा। तो दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है, इसको आप कहते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। ठीक है जी, अगर ये चीज है तो अब हमने प्रूव क्या करना है, द रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। वी हैव टू प्रूव दैट द रिजिड बॉडी is in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या जरूरी है कि सारी की सारी जितनी भी फोर्सेस हैं दैट इज F इट शुड बी इक्वल टू 0 एंड सारे के सारे टार्क्स दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। ये दोनों चीजों को हमने 0 पुट करना है। तो चूंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की कंडीशन दी हुई है, सिंस द कंस्ट्रेंट्स आर वर्कलेस, सो देयरफॉर फिर क्या होगा, अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स जो है वो क्या है, अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स वर्कलेस होंगे तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी डॉट डेल्टा आर, ये 0 के बराबर क्योंकि इनका वर्क डन 0 के बराबर है, ऊपर हमें दिया हुआ है वर्कलेस है, इनका वर्क डन 0 के बराबर है, एंड जी सी जो कि कंस्ट्रेंट सम ऑफ कंस्ट्रेंट टॉर्क्स के बराबर है, इसका जो वर्चुअल वर्क होगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा थीटा, हर दफा डेल्टा आर हो जाता है मुझसे, डेल्टा थीटा दिस इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर होगा। तो दूसरे लफ्जों में इम्प्लाइज, इनको अगर हम प्लस कर दें एफ सी डॉट डेल्टा आर, इनका कंबाइंड इफेक्ट प्लस जी सी डॉट डेल्टा थीटा दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 9 कह सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को अगर प्लस कर दें तो क्या होगा, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 8 प्लस इक्वेशन नंबर 9
इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, एफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस जी ए डॉट डेल्टा थीटा प्लस अब इधर से ऐड कर दें एफ सी डॉट डेल्टा आर प्लस जी सी डॉट डेल्टा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमने सबको जमा कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज जो डेल्टा आर है इनको इकट्ठा कर लें, एफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस इधर से ये एफ सी डॉट डेल्टा आर प्लस इसको कट लिए जी ए डॉट डेल्टा थीटा, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, प्लस जी सी डॉट डेल्टा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से डेल्टा आर हमारे पास कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ सी डॉट डेल्टा आर हमने कॉमन ले लिया, प्लस दूसरे फैक्टर में यहाँ पे हमारे पास डेल्टा थीटा कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं जी ए प्लस जी सी डॉट डेल्टा थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। और ये बाय इक्वेशन नंबर 1 आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ सी सारी अप्लाइड फोर्सेस प्लस सारी कंस्ट्रेंट फोर्सेस, इसको लिख सकते हैं हम एफ डॉट डेल्टा आर प्लस इसको लिख सकते हैं जी, तो ये जाएगा जी डॉट डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा थीटा, सॉरी एवरी टाइम I do this mistake, delta theta and this is equal to 0। तो यहां से हमारे पास फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डेल्टा आर ये इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 here and delta theta this is also infinitesimal rotation है, this can also be not equal to 0। so therefore हमारे पास बाकी क्या रह गया, हमारे पास या तो f जो है वो 0 के बराबर होगा एंड g जो है वो 0 के बराबर होगा। और ये स्टूडेंट्स हमने साबित करना था कि दोनों सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स आर इक्वल टू 0। जब ये दोनों चीजें 0 होंगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिजिड बॉडी है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी इज रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हिच शोज दैट the rigid body is in equilibrium and हम लिख सकते हैं hence the proof। ये हमने साबित करना था। आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको छोटा सा थ्योरम है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप को आपके सामने पेश कर सकूं। अगर अच्छी तरह समझ आ गया है तो आई होप कि आप हमारे लेक्चर को और चैनल को अप्रिशिएट करेंगे, अपने दोस्तों से भी इसका जिक्र कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।